बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ई लर्निंग साइंस टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज की वो एमसीक्यूज़ जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या पब्लिक सर्विस कमीशन या इस तरह के पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी, दीगर जो इस तरह के हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें अक्सर हमारे सामने मौजूद होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Here we have the first question. Which of the following is the lightest metal? Mercury, lithium, lead or silver? So the correct option here is lithium. यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है किस बेस के ऊपर मेटल्स हैवी या लाइट होते हैं। तो दैट बेस इज़ बेसिकली डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही मटेरियल हैवी होता है। डेंसिटी हमारे पास होती है मैस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जितना आपके पास मैस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में ज़्यादा होता है वो मटेरियल उतना ही हैवी होता है, और जितना मैस यूनिट ऑफ वॉल्यूम में कम होगा उतना ही वो लाइटर होगा। यहाँ पे हमारे पास जो लिथियम है, लिथियम की हमारे पास डेंसिटी होती है 0.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में लिथियम का सिर्फ 0.56 ग्राम आता है। इसी के मुकाबले में अगर हम देखें आयरन है तो आयरन का 7.87 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन इज़ मच मोर हैवियर देन लिथियम, और भी बाकी जो सब्सटेंस हैं वो इससे काफ़ी हैवियर होंगे। और पानी की अगर हम डेंसिटी देखें तो पानी की वाटर डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से मैं एक और आपको पॉइंट बता देता हूँ कि हर वो ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो पानी के अंदर डूब जाता है। यानी आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो पानी में डूबेगा, लेकिन वुड की डेंसिटी कम है तो वो पानी पे फ्लोट करता है। Everyday science में it's a very common question that why does a needle sink and a boat float? So answer is very simple. बोट का डेंसिटी कम होता है इसलिए वो पानी पे फ्लोट करता है, जबकि नीडल क्योंकि आयरन का बना हुआ होता है और उसका डेंसिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई इट सिंक्स इन द वाटर। The filament of an electric bulb is made of tungsten, nickel, graphite, iron. करेक्ट ऑप्शन हेयर इज टंगस्टन। टंगस्टन हमारे पास एक ऐसा मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है, इसी वजह से इसको हैवी मेटल कहा जाता है। हर वो मेटल जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो वो हमारे पास हैवी मेटल कहलाती है। जब इलेक्ट्रिक करंट टंगस्टन से पास होता है तो इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस की वजह से ये टंगस्टन का जो फिलामेंट होगा ये हीट अप हो जाएगा और हीट अप होकर ग्लो करता है और रोशनी देना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी मिकदार को ये हीट की शक्ल में ज़ाया कर देता है। इसकी एफिशिएंसी इंतहाई कम होती है, 5% के करीब इसकी एफिशिएंसी है, और 95% के करीब जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। क्वेश्चन इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन द ईयर 1770, 1788, 1789, 1799। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी 1789। 5 मई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ और ये 10 साल के अरसे में मुहित रहा और 1799 में जाकर इसका एंड हुआ। इस दौरान में सबसे अहम डेवलपमेंट 1972 में हुई जब किंगडम ऑफ फ्रांस का खात्मा हुआ और फ्रेंच रिपब्लिक का आगाज़ हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मंतकी अंजाम 1799 में हुआ जब नेपोलियन बोनापार्ट का तकर्रुर एज फर्स्ट कौंसल हुआ। Question is persona non grata means favorite person, person not welcomed, missing person, asylum seeker। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पर्सन नॉट वेलकम्ड। ये हमारे पास एक डिप्लोमेटिक टर्म है और ये उस शख्स के मुताल्लिक की जाती है जो जिसको होस्ट कंट्री ये समझता है कि ये स्टेट मुखालिफ एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। ऐसे शख्स को ये एम्बेसी का कोई नुमाइंदा हो सकता है या कोई और भी इस तरह का नेशनल, किसी दूसरे मुल्क का नेशनल जो कि उस मुल्क के लिए फॉरनर होगा। अगर वो स्टेट की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ काम कर रहा है तो उसको पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया जा सकता है। इस तरह की शख्सियत को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है एजाइलम सीकर। एजाइलम सीकर का मतलब है वो शख्स जो दूसरे मुल्क में सियासी बुनियादों पर पनाह हासिल करने की कोशिश करता है। Next question is what does Latin word aqua means? Acid, alcohol, water or blood? So the correct option here is water. Aqua एक हमारे पास लैटिन वर्ड है और इसका मतलब पानी होता है। इसके अलावा एक्वा इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है जहाँ पर एक कलर को एक्वा कहा जाता है जो कि ग्रीनिश ब्लू कलर है, तो इस कलर को एक्वा कहा जाता है।
Which of the following pair has the same direction? First pair is force and velocity. Second is force and displacement. C. Force and momentum. D. Force and acceleration. करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें रिलेशन बताया गया है कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में पैदा होगा इन विच डायरेक्शन यू विल अप्लाई द फोर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। Rio de Janeiro is the seaport of USA, England, Canada, Brazil. Correct option here is Brazil. रियो डी जनेरियो ब्राज़ील का सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है और ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसके अलावा यूएनओ ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर का मोस्ट विजिटेड प्लेस है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत पहाड़ लैंडस्केप्स मौजूद हैं। और इसके अलावा रियो डी जनेरियो ने 2016 में ओलंपिक्स को भी होस्ट किया। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गिब्सन, सहारा, थर और मुजेव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सहारा। और ये बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हमें डेजर्ट की डेफिनेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी प्लेस है जिसको डेजर्ट कहा जाता है। तो एनी प्लेस विच रिसीव्स लेस देन 25 सेंटीमीटर रेन एनुअली उसको डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, जिसमें सालाना 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो उस जगह को डेजर्ट कहा जाता है। इस डेफिनेशन में के लिहाज से जो अंटार्कटिका है वो भी एक डेजर्ट है, लेकिन दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। और ये जो सहारा है दिस इज़ कॉल्ड हॉट डेजर्ट। यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास अंटार्कटिका भी गिवन होता तो फिर हमें सहारा की बजाय अंटार्कटिका को टिक करना था। वजह यह है कि हमारे पास क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये हॉट डेजर्ट की बात हो रही है या कोल्ड डेजर्ट की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अंटार्कटिका वाज द लार्जेस्ट डेजर्ट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में अंटार्कटिका मौजूद नहीं है तो वी विल हैव टू टेक द सहारा। क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज तस्मानिया, ग्रीनलैंड, किप्रस, आइसलैंड। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक ऑटोनमस टेरिटरी है अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क और यहाँ पे जो इसके रेजिडेंट्स हैं जी बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो अमेरिका की स्टेट अलास्का से है, जहाँ से इनके इंसेस्टर्स किसी ज़माने में हिजरत करके आए थे। तो बाकी इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो डेनमार्क के पास है। द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय जापान। बी ऑप्शन इज फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए एंड ऑप्शन डी यूएसएसआर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यूएसएसआर। ये जो फर्स्ट सैटेलाइट था 4 अक्टूबर 1957 को इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम था स्पुतनिक 1 और स्पुतनिक 1 को बैकानूर जो कि कजाकिस्तान का एक स्पेस स्टेशन है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और स्पुतनिक 1 जो था ये इसने यूएसएसआर जो कि आजकल का रशिया है इसका एक अपर हैंड हासिल कर लिया स्पेस में ओवर द यूएसए। और इसको कवर करने के लिए फिर यूएसए ने अपना मिशन लॉन्च किया जब उन्होंने चांद के ऊपर अपना मिशन भेजा। और अभी जो उस टाइम से लेके 1957 से लेके आज तक तकरीबन 8,900 के करीब सैटेलाइट्स हैं वो अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ भेजी जा चुकी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूएसए ने 859 सैटेलाइट्स भेजे हैं, चाइना 250 और इसके अलावा जो रशिया है इसने तकरीबन 146 के करीब सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में भेजे हैं। Which of the following is a human rights organization? First option is Gulf Cooperation Council, B. Amnesty International, C. International Court of Justice, D. UNO। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दिस इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जुलाई 1961 में कायम हुई और इनका क्लेम है कि ओवर द वर्ल्ड दे हैव 7 मिलियन वर्कर्स एंड सपोर्टर्स। देखें 70 लाख से ज़्यादा वर्कर और सपोर्टर्स ओवर द ग्लोब इनके मौजूद हैं। क्वेश्चन,
What does the density of human blood nearly equal to? First option is honey, B kerosene oil, C water, D mercury. तो ह्यूमन ब्लड जो है इसकी डेंसिटी किसके ज़्यादा करीब है? सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ सी वाटर. हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी है दिस इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और जो ब्लड की डेंसिटी है ये हमारे पास होती है वो है 1000. ब्लड डेंसिटी इज़ 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो आप देख सकते हैं कि बहुत माइनर सा फ़र्क है और यही वजह है कि ह्यूमन जो ब्लड है उसकी डेंसिटी वाटर के करीब है. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ एमसीक्यूज़ के लिहाज से यहाँ पर ये है कि हमारा जो ब्लड होता है दिस कंस्टिट्यूट्स 7% ऑफ आवर बॉडी वेट. तो किसी भी इंसान का जो बॉडी वेट है उसका 7% उसके ब्लड के ऊपर मुश्तमिल होता है. Alexander the Great invaded subcontinent in option A 527 BC, B 424 BC, option C 326 BC, and option D is 261 BC. So the correct option here is option C 326 BC. Question is Kemal Ataturk abolished the Ottoman Caliphate in option A 1919, option B 1922, C 1925, and option D 1929. Correct option here is option B 1922. 1 नवंबर 1922 को सुल्तान ऑफ द ऑटोमन कैलिफेट वाज डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा और उनको जलावतन कर दिया गया. इसके अलावा जो ऑटोमन कैलिफेट थी उसको अबॉलिश कर दिया गया और ये अनाउंस कर दिया गया कि तुर्की एक जमहूरिया होगा एंड रिपब्लिक होगा. और इसी डेट को 1 नवंबर 1922 को कैलिफेट का ऑफिशियली ख़ात्मा कर दिया गया. The cells which convert solar energy into electrical energy are called galvanic cell, photovoltaic cell, rotary, none. It's a very simple question and option B should be the correct option, photovoltaic. तो फोटो का मतलब होता है लाइट, रोशनी. तो इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वो सेल्स होंगे जो कि सनलाइट को हासिल करेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू दी इलेक्ट्रिक करंट. तो ये बेसिकली बने होते हैं, वेफर्स होते हैं जिन एलिमेंट्स का ताल्लुक ग्रुप 3 और ग्रुप 4 से होता है जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम शामिल होते हैं आमतौर पर. इनके मिलने से ये वेफर्स बनते हैं और ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं देन दे आर एबल टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फोटोवोल्टिक सेल्स. The Scout movement was started by option A Sir Robert Baden-Powell, option B Thomas Hardy, option C Sir Winston Churchill, option D William Rogers. So correct option is Sir Robert Baden-Powell. So Robert Baden-Powell he was British Army officer, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुए और 1910 में ये रिटायर्ड हुए और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट जो स्काउट एसोसिएशन है उसकी बुनियाद रखी और ये उसके सबसे पहले फर्स्ट चीफ स्काउट भी थे. गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलोर. करेक्ट ऑप्शन इज बी अमृतसर. गोल्डन टेम्पल सिखों की एक बहुत ही मुकद्दस इबादतगाह है. इस टेम्पल को श्री हरमिंदर साहब भी कहा जाता है. ये सिखों की इंतहाई मुकद्दस इबादतगाह है और ये इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दिसंबर 1581 में हुई और ये 8 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ. कदीम इमारत को मुतअद्दिद बार शिकस्त और रेख का सामना करना पड़ा. इसके हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो वाक़या जुड़ा हुआ है वो है 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के हुक्म पे इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया. और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का मकसद सिखों की तहरीक खालिस्तान को कुचलना था जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में सिख कत्ल हुए और गोल्डन टेम्पल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हुआ. लेकिन बाद में 1984 के बाद इसको दोबारा से तामीर किया गया. मी कैंप इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, बी इब्राहिम लिंकन, डी एडोल्फ हिटलर, डी नेपोलियन बोनापार्ट.
तो सबसे पहले अगर आप इस बुक के नेम पे गौर करें तो आपको लग रहा है कि ये इंग्लिश नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टन चर्चिल और इब्राहिम लिंकन, इन दोनों के इस बुक से कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी कैन बी करेक्ट। इसमें जो डॉल्फ हिटलर है, ऑप्शन सी इज़ बेसिकली करेक्ट। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है एंड मेन कैंप मीन्स माई स्ट्रगल। माई स्ट्रगल जो थी 18 जुलाई 1925 में पब्लिश हुई और उसके बाद में इसका इंग्लिश में भी तर्जमा किया गया। 13 अक्टूबर 1933 को इस किताब का इंग्लिश में तर्जमा किया गया और इंग्लिश में इसको कहा गया माई स्ट्रगल। NATO stands for option A National Trust Order, option B National Trust Ordinance, option C North Atlantic Treaty Organization, and option D none of these. Correct option is option C North Atlantic Treaty Organization. NATO एक बेसिकली डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो का क़याम 4 अप्रैल 1949 में अमल में आया और उस वक्त इसके मेंबरान की तादाद 12 थी, लेकिन अब नेटो के मेंबर्स की तादाद 30 है और इसमें जो 28 मेंबर्स हैं दे आर फ्राम यूरोप एंड 2 मेंबर्स आर फ्राम नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कनाडा और अमेरिका शामिल हैं। इन 30 ममालिक में सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री शामिल है विच इज़ टर्की। 3 मेंबर कंट्रीज़ ऑफ नेटो पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं। Question is national bird of Pakistan is option A nightingale, option B dove, option C Electoris choker, option D eagle। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी Electoris choker। उर्दू में इसको चकोर कहा जाता है और इस परिंदे के बारे में मिथ मशहूर है कि जब चांद 14वीं के चांद निकलता है तो ये परिंदा उसकी तरफ उड़ना शुरू कर देता है और उड़ते उड़ते इतना उड़ता है कि थक कर गिर जाता है और मर जाता है। तो चंदा और चकोरी आपने अक्सर सुना होगा, एक बहुत ही आम इस्तारा है और ये बहुत खूबसूरत परिंदा है और पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। इसी से मिलता जुलता अगर हम दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल बर्ड है वो पीकॉक है और क्योंकि वहाँ पे बहुत कसरत से पाए जाते हैं तो पीकॉक इज़ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ये भी एक MCQ यहाँ पे बन सकता है। Which is the hardest substance available on earth? Option A gold, option B iron, option C diamond, option D platinum। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी डायमंड। डायमंड इज़ दी हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ और ये किसी भी मेटल को और किसी भी चीज़ को काटने की सलाहियत रखता है। डायमंड जो होते हैं ये समंदर की तह में और वॉल्केनोज़ की तह के अंदर इंतहाई शदीद टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये बनते हैं और इनकी जो डायमंड माइंस हैं ये साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया के अंदर मौजूद हैं। वॉल स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर ऑप्शन ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी डिफेंस, ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी इंडस्ट्री। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी स्टॉक एक्सचेंज। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको वॉल स्ट्रीट कहा जाता है और वॉल स्ट्रीट में हर तरह की जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो यहाँ पे की जाती हैं। वॉल स्ट्रीट इज़ बेसिकली अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। Adam Smith was A or N? Option A scientist, option B geologist, option C doctor of medicines, option D economist। Correct option is option D economist। Adam Smith is called father of modern economics और इनकी लिखी हुई बुक वेल्थ ऑफ द नेशंस इनकी मशहूरी की और इनकी फेम की वजह बनी, जिसमें उन्होंने बताया कि नेशंस अपनी वेल्थ को कैसे जनरेट कर सकती हैं। This book was published in 1776। Question is SIM stands for option A subscribers identity module, option B single inline memory, option C single inline module, and option D is none of these। Correct option is option A subscribers identity module। Question is knot is a unit of speed of which of the following? Option A aeroplane, option B light waves, option C ships, option D sound waves। So correct option is option C ships।
नॉट्स जो है ये एक स्पीड का यूनिट है जिसको शिप्स यूज़ करते हैं जो समुद्री सफ़र पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और नॉटिकल माइल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नॉटिकल माइल्स में आपने रिलेशन याद रखना है कि एक नॉटिकल माइल जो है वो नॉर्मल माइल से बड़ा होता है एंड 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स 1.15 माइल, जो कि ज़मीन के ऊपर हम माइल इस्तेमाल करते हैं। किलोमीटर्स के मुकाबले में 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स 1.85 किलोमीटर्स, तकरीबन 2 किलोमीटर मिलकर 1 नॉटिकल माइल के बराबर बनता है। तो आप देख सकते हैं कि नॉटिकल का जो यूनिट है ये बेसिकली लेंथी यूनिट है और ये आमतौर पर शिप्स में यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट तो ये नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जो इसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है वो है के एन। के एन इज़ द सिंबल फॉर द नॉटिकल माइल्स